ये आज के क्लास में हम इक्विवेलेंट वेट पर बात करेंगे, तुल्यांकी भार। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। एक नंबर होता है, तो नंबर होता है यह स्टैंडर्ड, 3 एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान के इक्विवेलेंट वेट निकाला गया है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन के 1 पार्ट और क्लोरीन के 35.5 पार्ट और ऑक्सीजन के 8 पार्ट से जितना कंबाइंड होता है या डिस्प्लेस करता है कई केमिकल रिएक्शन में, तो उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट वेट। तो इसके आधार पर मेटल जो है हम दिखाएंगे रिएक्शन में। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मगर देखिएगा तो उससे नॉलेज हो जाएगा। और यह इक्विवेलेंट वेट आपको जी मेंस, एडवांस और नीट, जेई सब में काज करता है। 12 सब में भी नॉर्मेलिटी, वॉल्यूमेट्री एनालिसिस, टाइट्रेशन को सवाल से बनाने में आगे कंपटीशन में अच्छा होता है। तो अभी जो है हम आपको थोड़ा इक्विवेलेंट वेट के परिचय और सवाल थोड़ा दिखलाएंगे, मगर विस्तृत जब हम एक फाइल इसको बनाएंगे इक्विवेलेंट वेट के, जो जेई तेई सब में काम पड़ेगा आपको। तो अभी हम नॉर्मलाइज इक्विवेलेंट वेट आपको सिखाते हैं। इसमें भी थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, उसके लिए कोई नहीं घबराने की ज़रूरत है। देखिएगा, सब कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट जो है सबस्टेंस के डिफाइन एज ए नंबर, यह नंबर है। और पार्ट बाय मास कंबाइन और डिस्प्लेस, चाहे कंबाइन करेगा चाहे डिस्प्लेस करेगा, डायरेक्टली करे और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 पार्ट ऑफ क्लोरीन और 8 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, व्हिच इज नॉन एज इक्विवेलेंट वेट। या हाइड्रोजन के 1 पार्ट से, क्लोरीन के 35.5 पार्ट से और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 8 पार्ट से, 8 पार्ट ऑफ ओ से कंबाइंड और डिस्प्लेस करता है। तो इसके आधार पर हम चलेंगे। तो सोरा नॉर्मलाइज हम इक्विवेलेंट वेट हम आपको निकालना सिखा देते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। जिस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसका एटॉमिक वेट ऊपर नीचा वैलेंसी। देखिए हम इसीलिए वैलेंसी के बहुत महत्व रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है, इसलिए हम वैलेंसी पर बनाए हुए हैं। उसको स्टूडेंट आप लोग थोड़ा देखिएगा, जो वैलेंसी बार बार, और उस वैलेंसी में हम लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी के लिए लास्ट में डाटा लिख दिए हुए हैं। उस डाटा को कॉपी पर लिख भी लीजिएगा बार बार। इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट जो होता है आपको 27 और वैलेंसी होता है 3, तो डिवाइड किए तो 9। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक वेट 16/2 हो गया कितना 8। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट 1 बाय वैलेंसी 1 तो 1। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट हर एलिमेंट का अपना कांस्टेंट रहता है, मगर कुछ कुछ एलिमेंट का वेरिएबल रहता है। तो कौन एलिमेंट का वेरिएबल रहता है? 2 ठो रहता है इक्विवेलेंट वेट। जिस एलिमेंट का हम तो कहते हैं जो इक्विवेलेंट वेट का जो एलिमेंट का होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, जिस एलिमेंट का वैलेंसी वेरिएबल होगा उसका इक्विवेलेंट वेट भी वेरिएबल होगा। अब देखिए कॉपर का वैलेंसी 1 और 2 होता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक कम, उसमें वैलेंसी हम वेरिएबल वैलेंसी पर भी इसलिए कहें जो वैलेंसी देखने के लिए। Fe का, आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 होता है। तो जिसका हमारी इक्विवेलेंट वेट Fe, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी
एटॉमिक वेट 56 होता है, वैलेंसी 2 हो सकता है, या और 56 बाय वैलेंसी 3। तो दो तरह का बात हुआ। तो इसमें यह एटॉमिक वेट बाय 2, एटॉमिक वेट बाय 3, इसलिए इसका 2 ठो वेरिएबल हुआ। इसका वैलेंसी भी कै ठो होता है, 2 ठो होता है। तो जिसका वैलेंसी वेरिएबल होगा उसका इक्विवेलेंट वैलेंट वेट भी वेरिएबल। हर एलिमेंट का एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल नहीं होता है, उस एलिमेंट का होगा जिसका वैलेंसी वेरिएबल होगा। एक दूसरा बात, इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि इसमें यह नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट नंबर है, इसका कोई नहीं। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, तो हम लोग यह देखें जो इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का मूल बात एटॉमिक वेट बाय हम लोग वैलेंसी यूज करते हैं। अब इसमें इक्विवेलेंट वेट एसिड का जो निकालेंगे, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट जो होता है क्या, मोलर मास बाय बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, मोलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी। अब इसमें तो हम कैसे समझेंगे जे एसिड है या बेस है? तो देखो, एसिड जिसमें H रहेगा वह समझेंगे हम एसिड है। एसिड में आपको होता है क्या, तो बेसिसिटी होता है। जिसमें बेस OH जिसमें रहेगा उसको बेस कहेंगे, उसमें होगा एसिडिटी। हम इक्विवेलेंट वेट H2SO4, E मीन्स इक्विवेलेंट वेट H2SO4। अब देखिए H2SO4 लिखे, हम देखे H है, इसका मतलब हम समझे एसिड है। एसिड में आपको होगा कौन चीज, एसिड होता है बेसिसिटी, तो इसमें बेसिसिटी होगा 2। तो हम इक्विवेलेंट वेट इसका मोलर मास, इक्विवेलेंट जिसका मोलर मास ऑफ एसिड बाय बेसिसिटी, तो मोलर मास जो 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 16 × 4 बाय 2, तो यानी ऐड किए तो 98 हुआ, 98 बाय 2 यानी 49। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, मोलर मास OH जब ये है तभी हम समझ गए यह बेस है। तो बेस का इक्विवेलेंट वेट मोलर मास ऑफ बेस बाय एसिडिटी, तो मोलर मास सोडियम 23 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 प्लस हाइड्रोजन 1 यानी यह। अब देखिए यहाँ OH एसिडिटी, OH एक ठो है, तो यानी यह 40/1 यानी 40 हो गया। तो कहने का मतलब यह मूल बात यह हुआ, नहीं भी आए तो जितना H और OH का नंबर से डिवाइड कर देंगे, जिसका इक्विवेलेंट वेट, सपोज कीजिए इक्विवेलेंट वेट H3PO4, ठीक है भाई, इसका मोलर मास हाइड्रोजन इसमें देख कर इतना रहे हैं 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट MgOH2, तो अब इसका मोलर मास OH आप कितना देख रहे हैं 2, तो मोलर मास बाय 2। तो जिसका इक्विवेलेंट वेट हम मूल पर देखे एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड या बेस, उसका मोलर मास जितना H और OH से रहेगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम लोग आगे इक्विवेलेंट वेट जो हम लोग देखे एसिड का, बेस का
एलिमेंट का एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, एसिड का मोलर मास बाय बेसिसिटी, बेस का मोलर मास। अगर बहुत ऐसा कंपाउंड रहेगा जिसमें अब Al2O3 है, न H है न OH है, तो हम लोग कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे? मान लीजिए Cu2S है, इसमें H न H है न OH है, इस तरह का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे? इसमें वक्त निकालने वक्त में Mx Ny इक्विवेलेंट वेट जब ऐसा रहेगा, एलिमेंट को हम लोग देखें एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, मोलर मास बाय बेसिसिटी, बेस का मोलर मास एसिडिटी, मूल H और OH जितना संख्या रहे नंबर से उतना हमको डिवाइड कर देंगे। मगर बहुत ऐसा कंपाउंड है, अब Al2O3 है, Cu2S है, इसमें न H है न OH है, तब कैसे हम लोग इक्विवेलेंट? इस तरह के हम सपोज किए Mx Ny टाइप कंपाउंड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mx Ny, ई मीन्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक, मोलर मास ऑफ Mx Ny बाय x इंटू वाई। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट Al2O3, M मीन्स Al, X मीन्स 2, N मीन्स O, Y मीन्स 3। इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट 27 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3 बाय x और y, x और 2 और 3 से मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू 3 54, 54 प्लस यह हो गया 17। तो मान लो इक्विवेलेंट वेट Fe3O4, इस वक्त में Fe का Fe हो गया M, X हो गया 3, N हुआ O, Y हो गया 4। तो इस वक्त में इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा Fe3O4, एटॉमिक वेट 56 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 बाय यह x और y, जैसे हम लोग कहते हैं x और y, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। आप देखिए 3 इंटू 4 जो कि है, देखिए x और y 5, तो इसमें 12, 168 प्लस 48, 12। अब इसको जोड़कर इसमें से 12 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकलेगा। तो बात उठता है क्या, एलिमेंट का चला तो चलिए भाई एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, अगर एसिड और बेस रहे H और OH संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर H और OH नहीं, अगर X, Mx और Ny टाइप रहे तो हम H और OH नहीं, इस आधार पर हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट हम निकालेंगे। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 15, 168, 16 इंटू 4 64 64 बाय 12 2 13 बाय 12। अब इससे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से जो इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जब डिफिनीशन में कह रहे थे, जो क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सम कंबाइंड रहे, उस हिसाब पर
इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1। अगर वह ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू होता है 8। अगर एटॉमिक वेट क्लोरीन से रहता है तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35.5। देखिए हम क्वेश्चन इस पर लिए, सब क्लोराइड ऑफ मेटल एम कंटेंस, इसमें है 47.25% बाय वेट ऑफ मेटल। मेटल का वेट इतना दिया हुआ है। फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो क्लोराइड ऑफ मेटल है एम, उसमें कंटेंस 47.25% ऑफ द मेटल है। बाय वेट में हमको फाइंड आउट कहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब यह जो है क्लोरीन से कंबाइंड है, तो हम सपोज किए लेट परसेंटेज है ना, लेट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, इसको सपोज किए 100 ग्राम। अब इसमें परसेंटेज को हटाए तो वेट ऑफ आपको यह दिया हुआ है, वेट ऑफ मेटल कितना 47.25 ग्राम। अब इसमें हमको या क्लोरीन से कंबाइंड है ना, तो इक्विवेलेंट वेट ऊपर में एटॉमिक वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन इंटू 35। तो वेट ऑफ मेटल जो होगा तो हमको ठीक है मालूम है 47 यहाँ पर वेट ऑफ क्लोरीन चाहिए। तो देखिए इसमें मेटल भी है क्लोरीन भी है, तो मेटल को हम लोग हटा देंगे तो केवल वेट किसका बचेगा, क्लोरीन का बचेगा। तो वेट ऑफ Cl क्लोरीन इक्वल टू, इसमें से माइनस किए 100 माइनस 47.25 इक्वल टू यह हो गया 52.75 52.75 ग्राम। अब हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल जब क्लोरीन से वेट ऑफ मेटल, तो वेट ऑफ मेटल है 47.25 बाय वेट ऑफ क्लोरीन, तो वेट ऑफ क्लोरीन 52.75 इंटू 35.5। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके इतना से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 31.798। यह हो गया इक्विवेलेंट वेट जब यह क्लोरीन से संबंध। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इससे पहले देखे थे हम वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1। यहाँ वेट हाइड्रोजन का नहीं दिया रहेगा, वॉल्यूम के दिया रहेगा सवाल में, एसटीपी पर एनटीपी पर आपको दिया रहेगा। तो उस वेट को जो है तब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज कर देंगे उसको। यानी कहने का मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई करते थे तो 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। कोई चीज़ का जो मोल होता है, वॉल्यूम किसी भी गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी पर जो होता है 22.4 लीटर। किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर। तो 1 मोल के लिए H2 है
तो 2 इसका हाफ हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 1/2 हाफ मोल। 1 ग्राम ऑफ H2 इक्वल टू हाफ मोल, यानी कहने का मतलब 1 मोल के लिए 22.4 लीटर होता है, उसको हाफ कर दिए 11.2 लीटर। इसी को अगर मिलीलीटर में करेंगे तो 11,002 मिलीलीटर। वही ऑक्सीजन जो रहेगा वेट ऑफ मेटल, वॉल्यूम, यहाँ वेट ऑफ हम इससे पहले चलते थे तो ऑक्सीजन इनटू मल्टीप्लाई करते थे उसमें 8 से, यानी कहने का मतलब हमको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो 8 ग्राम ऑफ O2 इक्वल O2 एट STP इक्वल टू 8 ग्राम। वेट इन मोल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वेट इन ग्राम 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 32, 16 होता है तो 32, इसको डिवाइड कर दिए तो यानी 1/4 मोल हुआ। 1/4 मोल मीन्स इसको वॉल्यूम में 1 मोल के लिए होता है कितना, 22.4 लीटर। इसको 4 से हम डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर देने के बाद 22.4 यानी 5.6 होगा, 5.6 लीटर। या उसी को लीटर में अगर मिलीलीटर में करेंगे तो 5600 मिलीलीटर। उसी तरह से क्लोरीन को जो हम कन्वर्ट करेंगे, क्लोरीन होता था 35.5 ग्राम ऑफ Cl2, तो इसको हम लेकर चले, कन्वर्ट कर दिए तो वेट इन ग्राम 35.5 क्लोरीन के 35 मल्टीप्लाई 2 71 डिवाइड करेंगे 1/2 यानी हाफ मोल होगा। हाफ मोल मीन्स हो गया आपको 11.2 लीटर या मिलीलीटर। इस तरह से हम आपको जब यूज किए, इसमें मोल के कन्वर्ट कर दिए, तो ये कहने का मतलब इक्विवेलेंट वेट मेटल का वेट ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन STP पर मल्टीप्लाई कर दिए 11.2। अगर लीटर में रहेगा तो 11.2, अगर सवाल में मिलीलीटर रहेगा तो तब 11,200 से। वेट ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंटू, उससे पहले वेट रहता था तो 8 से मल्टीप्लाई, वही 8 ग्राम ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिए 1/4 मोल, वही हो गया कितना 5.6 लीटर। तो इंटू मल्टीप्लाई किए 5.6 लीटर या मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 5600 मिलीलीटर। उसी में बात वेट ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट STP में। देखिए दोस्त, सवाल देने से पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। कंपटीशन सब में सवाल, ऑब्जेक्टिव सब में इस तरह से पूछता है, इसलिए हम सवाल दिखाने के लिए, देखिए हम थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, जरूर होगा, मगर वो समझाने के बाद हम बाद में क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो उस पर डिस्कस के 32 ग्राम ऑफ जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 टू गिव 11,200 मिलीलीटर ऑफ H2 एट NTP। मान 32 ग्राम रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो कितना 11,200 मिलीलीटर हाइड्रोजन देता है, किस पर, NTP पर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक को हमको निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्राम पर देता, तो उससे पहले सवाल देखते थे, तो यहाँ पर तो वॉल्यूम है मिलीलीटर में, किससे कंबाइंड है, हाइड्रोजन से कंबाइंड है, इसलिए उसका वेट ऑफ मेटल बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन STP। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11,200 से, अगर वही ऑक्सीजन से कंबाइंड रहता है, सवाल में O2 रहता, तब हम मल्टीप्लाई करते
कितना से? 5600 से। अगर वही क्लोरीन के साथ कंबाइंड रहता तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल, तो वेट ऑफ मेटल है कितना? 32 बाय वॉल्यूम है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ या किससे कंबाइंड है? हाइड्रोजन से कंबाइंड है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना? 11,200 इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 11,200, तो यह कैंसिल, तो हो गया इक्विवेलेंट वेट कितना? 32। क्वेश्चन का आंसर हो गया कौन नंबर? सी नंबर। ठीक है, तो आप रेस्ट आगे की ओर देखते हैं और सवाल क्वेश्चन सब वीडियो लेंदी होते जाएगा, स्टूडेंट पूरा देखना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन वाला टाइप सब चल रहे हैं, इसलिए और वैल्यूएबल होते जा रहा है। जो वैल्यूएबल क्वेश्चन के लिए जो रहता है यूज किया जाता है। देखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी होता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहने का मतलब जब केमिकल रिएक्शन में एक मेटल दूसरा से हम लोग जब कंबाइंड करते हैं तो उस वक्त में लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी वेट जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। इस प्रोपोर्शनलिटी के तोड़ने के लिए एक कांस्टेंट से हम क्या किए? मल्टीप्लाई किए। वेट कांस्टेंट इनटू ई, यानी वेट बाय इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट, यानी अगर कंबाइंड रहता है वेट W1, इसका इक्विवेलेंट वेट E1, वेट सेकेंड वेट कंबाइंड रहता है उसका इक्विवेलेंट वेट E2, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी होता है। तो कहने का मतलब सवाल में देखिए 1.03 ग्राम जिंक डिजॉल्व है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिंक कंबाइंड है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, टू गिव सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर, तो देता है कितना ग्राम? 1 ग्राम ऑफ कॉपर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ। तो जब एक एलिमेंट दूसरा से कंबाइन करता है तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट होता है। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट जो कांस्टेंट होता है तो इसमें वेट जो रहा वेट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो वेट ऑफ जिंक जो रहता है आपको कितना दिया हुआ है? 1.03। इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, जिंक का इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, तो जिंक का एटॉमिक वेट होता तो इसका इक्विवेलेंट वेट बाय वैलेंसी, तो जिंक को जो निकालेंगे से 32.5, 65 जो होता है इसका एटॉमिक वेट 65 बाय वैलेंसी 2 यानी 32.5, इसका इक्विवेलेंट वेट निकला। जिंक का वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का वेट आपको सवाले में दे दिया है कितना ग्राम? वेट ऑफ कॉपर 1 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ। देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन जेई नीट इस सब में पूछता रहता है, इसलिए हम उसी ऑब्जेक्टिव टाइप के लेकर ही हम चल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर यह मल्टीप्लाई 32.5 इंटू 1 बाय 1.03, यहाँ से डेसिमल हटा दिए या 0। जब डिवाइड किए तो डिवाइड करने के बाद इसमें 31.55 हुआ, यानी आंसर कौन हो गया आपका? बी आंसर हो गया। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ हम रेडिकल का निकालेंगे।
रेडिकल का, तो मोलर मास ऑफ रेडिकल बाय नंबर ऑफ चार्ज, मोलर मास ऑफ रेडिकल बाय नंबर ऑफ चार्ज, यानी सल्फेट SO4, इस पर चार्ज होता है -2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो सल्फर का, इसका मोलर मास, तो सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 × 4 बाय नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज इस पर कितना होता है 2, यानी 2, 16 × 4 किए 64, 64, उसमें 64 में 32 ऐड कर दिए, तो हो गया कितना 96 बाय 2, 48। कार्बोनेट को देखें, कार्बोनेट के CO3, इसका पर चार्ज होता है -2, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3 बाय नंबर ऑफ चार्ज 2 होता है, तो ऐड किए तो यानी हो गया 60/2, यानी कितना 30। इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH, अब इसका मोलर मास 16 + 1 बाय नंबर ऑफ चार्ज, रेडिकल 1 है यानी 17। इस तरह से इसका रेडिकल का इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है चार्ज में। अब सपोज कीजिए सवाल समय काम पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, तो इसका इक्विवेलेंट मेटल प्लस सल्फेट SO4, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस सल्फेट का हम निकालें कितना 48। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 कार्बोनेट का होता है 30, यह होगा इक्विवेलेंट वेट। इस सब सवाल बनाने वक्त में कंबाइंड स्टेट में काम पड़ता है। देखिए वीडियो थोड़ा स्टूडेंट लंबा होते जाएगा ही, मगर कंसेप्ट क्लियर तभी होते जाएगा, सीखते जाएंगे। इस सबसे क्वेश्चन आगे में क्वेश्चन बनने में सोल्व होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8। अब इसी में सपोज कीजिए हम सवाल डालते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपको क्या हैगा, क्या मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट आपको 20 दे दिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड 20, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का कितना होगा। आप स्वतः समझते हैं मेटल ऑक्साइड का हो गया 20, और मेटल का निकालना है मेटल प्लस 8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो हो जाएगा 20 - 8, यानी कितना हो गया 12। इस तरह से क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ OA ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इक्विवेलेंट वेट ऑफ RA मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट जो होगा उसका मोलर मास बाय रिड्यूसिंग एजेंट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक तो हम वीडियो बना के डाल दिए हुए हैं, उसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर सिखाए हैं। अब जब हम रिडॉक्स रिएक्शन 11th के क्लास में, अब से हम क्लास शुरू करेंगे, तो उस क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर सब सिखाएंगे। सिखाने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तब सिखाएंगे, तब इसका हम लोग आपको इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा देंगे। चेंज इन, अभी तो हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं सिखाए हुए हैं, इसलिए वह रिएक्शन में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन डाले हैं इस तरह से, बहुत ऐसे ही पर ऑब्जेक्टिव यह सब क्वेश्चन पूछता रहता है। इन द रिएक्शन H3PO4 प्लस NaOH इक्वल टू NaH2PO4 प्लस H2O, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 के इक्विवेलेंट वेट क्या होगा।
तो फास्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट जो होगा, अब देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन पर गौर कीजिए। जब ये हाइड्रोजन है तब ये आप समझ जाइए एसिड है, तो हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड कहते थे मोलर मास ऑफ एसिड बाय बेसिसिटी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3, इस साइड हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो दोनों में से ये चेंज किया, इधर से 3 में से 2 तो हटा दिया। इस रिएक्शन में बेसिसिटी जो हो गया H3PO4 से हो गया NaH2PO4। इसमें बेसिसिटी हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें बेसिसिटी 1 हुआ। तो इसका इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का मोलर मास 1 × 3 प्लस और फास्फोरस 31 प्लस 16 × 4 बाय बेसिसिटी यानी कितना 1, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 98 बाय 1 यानी 98 हुआ। अब 98 हुआ तो ऑप्शन हो गया यह। देखिए हम इस तरह से इक्विवेलेंट वेट आप लोग एक बार नहीं समझेंगे तो 2 बार 3 बार वीडियो को बार बार देखते चलेंगे। और हम इक्विवेलेंट वेट जब एसिड बेस पढ़ाएंगे उसमें भी इक्विवेलेंट वेट चार्ज करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट उसमें भी इक्विवेलेंट वेट चेक करके बताएंगे। इस तरह से आप लोग इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल है, आप देखते रहिए। वॉल्यूमेट्री एनालिसिस, टाइट्रेशन, यह सब बनाने के लिए उसमें इसका उपयोग होता है, तब ये जीमेंस आईआईटी क्वेश्चन सब सोल्व होगा। इसी के साथ